हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है ये हमारी हिंदी की होने वाली है। हिंदी में हम आज विराम चिन्ह का चैप्टर को जो है कवर करेंगे। देखिए, हिंदी को एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आपका जो यूपी पीईटी, आपका यूपी टेट और जो अभी जूनियर की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें भी हिंदी का एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है, एक एज ए सब्जेक्ट भाषा के तौर पर। और विराम चिन्ह आज हमारा जो है दूसरा टॉपिक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, कल हमने व्याकरण का चैप्टर को जो है कंप्लीट कर उसके एमसीक्यूज के तौर पे कुछ क्वेश्चन हमने उसके किए थे। आज हम विराम चिन्ह को कवर करेंगे पूरा चैप्टर। कोशिश यही रहेगी कि आज इसको जो है फिनिश कर दे। उसके बाद कल हम टेस्ट लेंगे पूरी वर्णमाला का और विराम चिन्हों का। चलिए अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। विराम चिन्ह होते क्या हैं। देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति कोई कार्य करता है, हम लोग कार्य करते हैं और कार्य करते समय हमें रुकने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता कि हम लगातार कोई वर्क जो है करते जा रहे हैं, एक आराम जिसको हम कह सकते हैं विराम देते हैं उस चीज़ को। उसी प्रकार भाषा में स्पष्टता लाने के लिए, अपनी भाषा में स्पष्टता लाने के लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि भाषा में क्या आ सके आपकी, ताकि आपकी भाषा में पूर्ण रूप से स्पष्टता आ सके। चलिए वो भी देखते हैं। अलग अलग प्रकार के आपके विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया और किसने विराम चिन्हों के बारे में वर्णित किया था, उसके बारे में भी आपके बारे में जो है आपको जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं विराम चिन्हों के बारे में। जैसा कि अभी बताया कि विराम चिन्हों का जो प्रयोग होता है भाषा में स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लाने के लिए विराम चिन्ह क्या होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं ताकि भाषा में स्पष्टता आ सके। बात करते हैं कि विराम चिन्ह हिंदी का अपना एक विराम चिन्ह है। हिंदी का अपना एक विराम चिन्ह है। हिंदी का अपना एक विराम चिन्ह है जिसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये चिन्ह आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको हम बिल्कुल ऐसे, ये चिन्ह आपका विराम चिन्ह का बनता है। इसको हम खड़ी पाई भी कह देते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, खड़ी पाई। इसको खड़ी पाई भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, आपकी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा को भाषा की जननी माना गया है। संस्कृत भाषा को ही भाषा की जननी माना जाता है और ये जो विराम चिन्ह है ये आपका संस्कृत भाषा से ही आया है। तो हम कह सकते हैं हिंदी का अपना चूंकि जो हिंदी है आपकी वो संस्कृत का ही क्या है, एक अपडेट रूप है, आधुनिक रूप है। और हिंदी का अपना एक पूर्ण विराम चिन्ह होता है। इसको हम खड़ी पाई के रूप में जानते हैं। जैसा कि आपके पहले क्या होते थे, पहले आपके श्लोक हुआ करते थे। मतलब संस्कृत में आपके क्या होते हैं, श्लोक होते हैं। और श्लोक जब पूरे हो जाते हैं, वो पद जब पूरे होते हैं तो उनके बाद में इस प्रकार से विराम चिन्हों का आपका प्रयोग किया जाता है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि जो विराम चिन्ह होते हैं, हिंदी का अपना एक विराम चिन्ह है। बाकी जो विराम चिन्ह लिए गए हैं वो कामता प्रसाद गुरुजी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बाकी सब जो विराम चिन्ह हैं वो आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इसको नोट करते चलेंगे, सभी साथी नोट करते चलेंगे इसको। तो चलिए अब हम देखते हैं विराम चिन्हों की बात। विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरुजी ने, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कामता प्रसाद गुरुजी के माध्यम से कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं, तो विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद जी के माध्यम से 20 है। 20 विराम चिन्ह है, जिनमें से एक क्या है आपका, हिंदी भाषा का है। बाकी जो 19 आ जाते हैं आपके वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। क्लियर यहां तक। चलिए अब हम देखते हैं विराम चिन्ह किस किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प विराम की। सबसे पहले बात करेंगे अल्प विराम विराम चिन्ह को हम अंग्रेजी में कोमा बोलते हैं, कोमा। ठीक है, चलो मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं। इसको बोलते हैं हम कोमा, इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोमा। अल्प विराम होता है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हिंदी के अंदर किया जाता है। अब देखते क्या होता है, वाक्य में कम समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कम समय के लिए, या फिर कह सकते हैं कोई वाक्य है
कोई बात हम कह रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा ठहराव देना हो, उस वाक्य में क्या कहना हो, हमें थोड़ा सा ठहराव देना हो। जैसे हम कह सकते हैं कि रुको अभी मत जाओ, रुको और हमने लगा दिया अल्प विराम, अभी मत जाओ। इसका अर्थ हुआ कि रुको अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, कि आपको अभी रुकना है, अभी नहीं जाना है। फिर एक बात आ जाती है रुको अभी, और फिर आपको पूर्ण ये आपका अल्प विराम लगाया और मत जाओ। देखिए अल्प विराम को इस शब्द से हमने थोड़ा आगे लगाया, इसका अर्थ कुछ और हो गया और इसका अर्थ कुछ और हो गया। इसका अर्थ हुआ कि रुको अभी मत जाओ, यानी कि आपको काफी समय के रुकने के लिए आपको बोल रहा है। अब ये क्या है, रुको अभी मत जाओ, रुको अभी मत जाओ, यानी कि ये हुआ कि 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आपको रुकने के लिए वो बोल रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसके साथ में, जैसे रोको मत जाने दो, रोको, रोको मत जाने दो। यहां पे रोको के बाद में हमने क्या लगा दिया, आपका अल्प विराम लगाया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। फिर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इसका, रोको मत जाने दो। देखिए अर्थ बिल्कुल बदल गए, अल्प विराम लगने से ही अर्थ बिल्कुल क्या हो गया, आपका बदल गया। रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत जाने दो, उसको जाने नहीं देना है, रोको मत, और आपने लगाया अल्प विराम जाने दो, यानी कि उसको रोको मत जाने दो उसको। ठीक है, यहां तक क्लियर आपका। तो ये अल्प विराम आपका इस प्रकार से प्रयोग होता है। एक नंबर का क्वेश्चन यदि आपके मेरे ख्याल से जीडी के अंदर आपका 1 से 2 नंबर का आपसे ये पूछ लेता है विराम चिन्हों से। चलिए, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, इस प्रकार से आपका ये अल्प विराम आ गया। ये आपके ठहराव आते हैं किसमें, वाक्य के अंदर। अब दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरी हम बात करते हैं अर्धविराम की, दूसरी हम बात करते हैं अर्धविराम की। दूसरे नंबर पे आ जाता है अर्धविराम। अर्धविराम को हम सेमीकोलन बोलते हैं, अर्धविराम, अर्धविराम। इसका प्रयोग कहां करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है दो विचार आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पर दो विचार क्या होते हैं, दो विचार आपस में जुड़े हुए होते हैं, दो विचार आपस में जुड़े हुए होते हैं, दो विचार क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। या फिर जब दो उपाधियां आपके सामने होती है, दो विचार आपस में जुड़े हुए, या फिर कह सकते हैं दो उपाधियां आपको दे देता है, उपाधियां दी तो उपाधियों के बीच में भी आपका सेमीकोलन, इस अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं MA, फिर ये सेमीकोलन लगाया, देखिए MA सेमीकोलन लगाया, फिर कहेंगे B.Ed। यदि कोई व्यक्ति दो उपाधियां ले रखी है किसी व्यक्ति ने, MA और B.Ed, तो यहां पे आपका ये सेमीकोलन लग जाता है इन उपाधियों के बीच में, उपाधियों के बीच में आ गया और दो विचारों के आपके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम में क्या होता है आपका, ये वाक्य को ठहराव देने का कार्य करता है। आगे हम बात करें पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम का सभी को पता है, इस प्रकार से आपका चिन्ह बनता है पूर्ण विराम का, और इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग जब आपकी कोई बात पूरी हो जाती है, कोई वाक्य पूरा हो जाता है, उसके बाद में आप क्या लगा देते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग आप करते हैं। इसको खड़ी पाई भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, खड़ी पाई चिन्ह भी इसको कहा जाता है। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, ये भी आपका कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपका कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, यदि वाक्य के अंदर कब, क्यों, कैसे, कहां, इस प्रकार के कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो आपसे या
कोई भी वाक्य में अंदर, या भाषा कह सकते हैं हम, या कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, या फिर हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जब हम बात पूरी करते हैं अपनी, तो उसके बाद में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो, और बाद में लगा दिया आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए कौन आपका प्रश्नवाचक आपके शब्द हो गया। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आ जाता है आपका विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह। इसको हम आश्चर्य चिन्ह भी बोलते हैं। आश्चर्य, नंबर 5 आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। यह कुछ आपका इस प्रकार का होता है, आश्चर्य या फिर विस्मय बोधक। या तो कोई आपका क्या करता है, आपकी एक प्रकार से कह सकते हैं आशीर्वाद देता है, या खुशी प्रकट करता है एक प्रकार से आपकी, या फिर दुख प्रकट करता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो आपकी भावनाएं होती हैं, उनके बाद में, उन वाक्यों के बाद में आप क्या लगा सकते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या कह सकते हैं हम एक प्रकार से कि मन के भावों को प्रकट करना। जब हम अपने मन के भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, तो तब हम इस चिन्ह का, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा वाह, खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। आपने खाना खाया, आपने कहा वाह, तो आपने अपने मन के भाव प्रकट किए। ठीक है, आपने अपने मन के भाव प्रकट किए, तो इस प्रकार से। या फिर हम बात करें हे राम, हे के बाद में लग जाएगा आपका और राम, हे राम, कोई दुख की बात हो गई तो क्या कहा, हे राम, इस प्रकार से। तो ये विस्मय बोधक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह भी इनको बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह भी इनको कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका 6ठे नंबर पे संयोजक या फिर समासिक चिन्ह, संयोजक या फिर समासिक चिन्ह। देखिए संयोजक के बारे में बात करेंगे, संयोजक या फिर समासिक। समासिक से याद रखना, एक समास होता है आपका, उसके बीच में ये चिन्ह लगते हैं। संयोजक या फिर समासिक चिन्ह, इसको हम इस प्रकार से लगाते हैं, इसको हम संयोजक चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग विलोम शब्दों के बीच में, विलोम शब्दों के बीच में, विलोम शब्दों के बीच, या फिर जो आपके द्विगु समास होते हैं, आपके क्या होता है आपका, ये आपका हो जाएगा इसमें द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्विगु तो आपकी संख्या प्रकट करता है, वहां पे नहीं, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे आपका रात दिन, देखिए ये आपका विपरीत भी हो गया, और आपका दोनों शब्द क्या हो गए, अपने आप में प्रधान हो गए, अपने आप में एक अर्थ प्रकट करते हैं। रात मतलब रात, दिन मतलब दिन, रात दिन हो गया। संयोजक चिन्ह या फिर समासिक चिन्ह का प्रयोग विलोम शब्दों के बीच में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे रात दिन हो गया आपका, अंधेरा और उजाला हो गया आपका, अंधेरा उजाला। ठीक है, इस प्रकार से कहाँ का संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 7 कोष्टक। नंबर 7 पे क्या आ जाता है, कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखेंगे नंबर 7 पे आ जाता है आपका कोष्टक। देखिए कोष्टक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, कोष्टक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए छोटा कोष्टक आपका इस प्रकार से आ जाता है मंझला कोष्टक, और इस प्रकार से आ जाता है आपका, इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। ये मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और ये होता है आपका छोटा कोष्टक। तो कोष्टक का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, कोष्टक का प्रयोग होता है जब हमें अपने विचारों को कुछ इंपॉर्टेंस देनी हो, कुछ एक अलग से महत्ता देनी होती है, तो हम उस वाक्य को क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं उस वाक्य के और में। अब हम बात करें इस कोष्टक का प्रयोग, बता दिया। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपका। बात को एक प्रकार से, कोई बात हमें उसकी स्पष्टीकरण देना हो
तो बात को स्पष्टीकरण देने के लिए क्या किया जाता है, आपका कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 पर चलते हैं। 8वें नंबर पे आ जाता है आपका उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह। उद्धरण या फिर इसको कहते हैं अवतरण चिन्ह। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी अच्छे से देखेंगे। उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह नंबर 8 पे आ जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, देखिए जब कोई बात सत्य हो या फिर किसी के विचारों को ज्यों का त्यों पेश किया जा रहा हो, कोई बात ऐसी जिसको ज्यों का त्यों कहा जा रहा हो, वहां पर हम उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में इसको इन्वर्टेड कोमाज कहा जाता है। देखिए ये उद्धरण और अवतरण चिन्ह आपके इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के आपके अवतरण और उद्धरण आपके चिन्ह होते हैं, इनको हम कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से होते हैं। जब भी कोई बात आपको सत्य कही जा रही हो, देखिए जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह बात बिल्कुल सत्य है, यह बात बिल्कुल सत्य है। और इन्वर्टेड कोमा में इसको क्या कर दिया गया, आपको दर्शा दिया गया। फिर बात कर रहे हैं एक स्लोगन, कोई स्लोगन ले लेते हैं। जैसे आपने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा दिया था आपका गांधी जी ने। इसको भी इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर दिया। ठीक है ना, या फिर इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमाज भी लगा सकते हैं हम, एकल कोमा भी लगा देते हैं, तब भी ये बात बिल्कुल ऐसे ही आपकी एजिट होती है। इनको बोलते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। बिल्कुल समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, नंबर 9 पे आ जाता है आपका विवरण चिन्ह। नंबर 9 पे आ जाता है विवरण चिन्ह। देखिए विवरण चिन्ह, विवरण से तो आपके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बस आपको चिन्ह को याद रखना है, चिन्ह देखना है कैसे बनता है विवरण चिन्ह। नंबर 9 पे आ जाता है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, देखिए विवरण चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। इसको आदेश सूचक चिन्ह भी कहते हैं। आदेश सूचक, आदेश देता है, आदेश सूचक चिन्ह भी कहते हैं इसको। निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं इसको, निर्देशक चिन्ह भी इसी को कहा जाता है। और इसको उपविराम भी कहते हैं। उपविराम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके कई नाम हैं। विवरण चिन्ह, आदेश सूचक चिन्ह आपका हो गया, यानी कि आदेश देने का, आदेश देते हैं तो उसके आगे लग जाता है इस प्रकार से कोई वाक्य, या फिर निर्देश देने का, या फिर कह सकते हैं उपविराम। तो देखिए जब भी हम कोई हेडिंग वगैरह डालते हैं, तो जब हम कोई हेडिंग डालते हैं और किसी बात के बारे में या किसी भी शब्द के बारे में कोई एक ऐसी व्याख्या हमें देनी होती है, कोई एक टॉपिक हमने लिखा और उसके बारे में व्याख्या देनी होती है, तो इस प्रकार के चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। यानी यहाँ पे तो हमने एक शब्द में उसको बता दिया, जैसे हमने लिखा भारत, और भारत के बारे में हमें विवरण देना है, तो इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। क्लियर? तो ये होता है आपका विवरण चिन्ह या फिर आदेश सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, और आपका उपविराम चिन्ह भी इसी को कहा जाता है। क्लियर? अब बात आ जाती है नंबर 10 पे, पुनरावृत्ति। एक होता है आपका पुनरावृत्ति चिन्ह। नंबर 10 पे पुनरावृत्ति चिन्ह, देखिए बड़े आसान है, थोड़ा ध्यान से देखने पड़ते हैं बस। पुनरावृत्ति चिन्ह, पुनरावृत्ति चिन्ह, इस पुनरावृत्ति चिन्ह को कैसे, देखिए पुनरावृत्ति चिन्ह होते हैं आपके इस प्रकार से, इस प्रकार का ये चिन्ह होता है पुनरावृत्ति चिन्ह। चाहे एक बार लिख लो इसको, चाहे दो बार, इस प्रकार से यही आपका क्या होता है, पुनरावृत्ति चिन्ह होता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बात या फिर कोई शब्द हो, वाक्य हो या फिर कोई शब्द हो, उसको बार बार क्या करना, दोहराना, दोहराना। जैसे आपने लिखा कमल सुंदर है, कमल तालाब में होते हैं, तो आप इस कमल का प्रयोग बार बार कमल का प्रयोग ना करके, कमल की जब आप विशेषता बताओगे तो आप पुनरावृत्ति कर रहे हो बार बार कमल की, तो कमल के बारे में आप इस प्रकार से ये आप जो है पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? चले अब हम आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर पे आ जाता है, 11 नंबर पे आ जाता है आपका लाघव चिन्ह। क्या होता है आपका लाघव चिन्ह? ये होता है आपका लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह
इसको एब्रीवेशन बोलते हैं और संक्षेप में लिखना, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से होता है, शून्य के आकार का होता है आपका लाघव चिन्ह। किस प्रकार का होता है? शून्य के आकार का होता है, यानी कि किसी चीज को, कोई एक बड़ा नाम है उसको संक्षिप्त में लिखना। जिस प्रकार से आपने अक्सर ये तो देखा ही होगा, MA होता है, जैसे MA, चलो अंग्रेजी में लिखता हूं, अंग्रेजी में नहीं, MA, इस प्रकार से MA, ये जो आपका चिन्ह लगा हुआ है ये, इसको ही लाघव चिन्ह कहा जाता है। देखिए MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। या फिर हमने कहा BA, इसको कहेंगे बैचलर ऑफ आर्ट। इसी प्रकार BSc हो जाएगा आपका BSc, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम लाघव चिन्ह। किसी भी शब्द को सूक्ष्म जो है आपका संक्षिप्त में लिखना। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला चिन्ह हमारा हो जाता है, अगला चिन्ह आता है आपका लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब हुआ, अगला चिन्ह होता है आपका लोप चिन्ह। इसको देखिए, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह किस प्रकार से होता है? देखिए लोप चिन्ह का चिन्ह होते हैं आपके इस प्रकार से। इसका प्रयोग हम खाली स्थान में भी करते हैं, या फिर कोई बात लिख दी हमने, जैसे हमने कहा कुतुब मीनार। अब आगे बताना है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है या कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, इस प्रकार से ये दे दिया। तो इस कुतुब मीनार के बारे में नॉलेज जानने के लिए कि अगला बंदा जो होता है आपका, जो व्यक्ति है, वो किस प्रकार की नॉलेज रखता है कुतुब मीनार के बारे में, वो क्या बताएगा, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुब मीनार की कितनी ऊंचाई है, इसको लोप कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है लोप चिन्ह, ठीक है ना। इसको बोला जाता है लोप चिन्ह। या फिर खाली स्थान के बारे में इसका भी प्रयोग करते हैं, तो ये होता है आपका लोप चिन्ह। इसको विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। विस्मरण चिन्ह, याद करने वाला चिन्ह, यानी जो भी याद आएगा इस कुतुब मीनार के बारे में, वही इसमें जो ये आपका खाली स्थान बना हुआ है इसमें क्या कर देते हैं, हम फील कर देते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लोप चिन्ह। आगे बात करें, आगे आ जाता है आपका पाद चिन्ह। रेखा चिन्ह भी इसको कहा जाता है, पाद चिन्ह। चलिए अगला चिन्ह देखते हैं हम। नंबर है आपका 13 नंबर पे आ जाता है आपका पाद चिन्ह, या फिर इसको बोलते हैं रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह किसी भी शब्द को हाईलाइट करने के लिए या किसी भी शब्द को एक प्रकार से अलग से दिखाने के लिए उसमें जो प्रयोग किया जाता है शब्द, उसको बोलते हैं पाद चिन्ह या फिर रेखा चिन्ह। जैसे लिखा हुआ है, कोई कमल लिखा हुआ है और इसके नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन कर दिया जाता है, इसको अंग्रेजी में अंडरलाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका पाद चिन्ह। रेखा चिन्ह इसको कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को यह क्या करता है, दर्शाने का कार्य करता है। दीर्घ उच्चारण आगे आ जाता है आपका, दीर्घ उच्चारण या गुरु मात्रा चिन्ह। दीर्घ उच्चारण या गुरु मात्रा चिन्ह नंबर 14 पे, दीर्घ उच्चारण या फिर गुरु मात्रा चिन्ह। गुरु मात्रा चिन्ह इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है दीर्घ उच्चारण के लिए, जिसका उच्चारण दीर्घ होता हो। जब मैंने आपको प्लुप्त स्वर पढ़ाया था तो प्लुप्त स्वर में बताया था ओम, एक आपका लंबा उच्चारण हो रहा, तो इसका होता है आपका इस प्रकार से चिन्ह, ठीक है। इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, जिस भी अक्षर का या शब्द का लंबा उच्चारण किया जाता है तो उसके सामने इस प्रकार का चिन्ह आपका लगा रहता है, ठीक है। तो ये दीर्घ उच्चारण होता है, इनको गुरु मात्रा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने कहा सुनो, इसका मतलब तो हो गया सुनो, लेकिन जब इस प्रकार से इसके सामने ये चिन्ह लग गया तो इसका मतलब हो गया सुनो, ठीक है। चलिए अब आगे 15 नंबर पे आ जाता है आपका पाद बिंदु। 15 नंबर पे क्या आ जाता है आपका, यह आ जाता है आपका पाद बिंदु। ये आपका डिवाइड की तरह का चिन्ह होता है। जिस प्रकार से आप ये डिवाइड का चिन्ह होता है, इस प्रकार से ये चिन्ह होता है आपका पाद बिंदु का चिन्ह होता है। नंबर 16 की बात करें, नंबर 16 पे आता है आपका त्रुटि बोधक चिन्ह। क्या आता है? त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक इसको हंस पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंस पाद चिन्ह। ये क्या होता है? यह आपकी
त्रुटि को प्रदर्शित करता है। यह क्या करता है, आपकी त्रुटि, जो भी वाक्य में त्रुटि है उसको प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म, और यहाँ पे ये चिन्ह का प्रयोग कर दिया, हुआ था, हुआ था, और यहाँ पे क्या है आपकी कोई ना कोई त्रुटि दी हुई है। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म, त्रुटि बोधक चिन्ह आपका लग गया, हंसपाद चिन्ह लग गया, हुआ था। ठीक है, ये टोपीनुमा होता है। त्रुटि चिन्ह आपका किस प्रकार का होता है, टोपीनुमा। यह चिन्ह जो होता है टोपीनुमा होता है। आगे बात करें नंबर 17 पे। 17 नंबर पे कौन सा चिन्ह आता है, 17 नंबर पे आ जाता है टीका सूचक, टीका सूचक, टीका सूचक चिन्ह। इसके बारे में बात करेंगे। टीका सूचक 17 नंबर, टीका सूचक चिन्ह, इसको फुटनोट भी कहा जाता है। फुटनोट, फुटनोट कहा जाता है इसको, फुटनोट। टीका सूचक चिन्ह है। देखिए, जब भी आपने देखा होगा कुछ किताबों में कोई शब्द लिखा हुआ है और उसके ऊपर इस प्रकार से स्टार का मार्क या फिर इस प्रकार से आपका ये क्रॉस चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, या फिर प्लस का निशान भी लगा रहता है, तो वे एक प्रदर्शित करता है किसी चीज को कि ये शब्द या ये बात या फिर ये वाक्य आपका किसी ना किसी स्रोत से लिए गए हैं, इसका कोई ना कोई सोर्स अवश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये चिन्ह होते हैं इनको बोलते हैं फुटनोट। उनको क्या बोला जाता है, फुटनोट। टीका सूचक चिन्ह वाक्य या फिर शब्द के ऊपर एक टीके के रूप में लगा दिया जाता है, या स्टार के रूप में, या फिर प्लस के रूप में, या फिर इस प्रकार से क्रॉस के रूप में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि ये वाक्य या ये शब्द किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी स्रोत से लिए गए हैं, किसी अन्य स्रोत से ये शब्द लिए गए हैं, जो हम बुक के अंदर इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन बुकों को, इनमें जो है अक्षरों को हम देखते हैं। आगे आ जाता है नंबर 18, तुलना। तुलनीय चिन्ह बोलते हैं इसको, तुलनीय चिन्ह या तुलना बोधक चिन्ह। तुल्यता सूचना देता है, तुल्यता चिन्ह, तुलनीय चिन्ह या फिर तुल्यता चिन्ह, बात एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है, तुलना करने का कार्य करता है, जिसको आप अंग्रेजी में इक्वल बोलते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। जैसे हमने कहा एक दिन, एक दिन और चिन्ह लगाया 24 घंटे, या तो आप 24 घंटे कह लो या फिर आप एक दिन कह लो, बात एक ही है। 5 + 4 बराबर कह सकते हैं 9, या तो आप 9 कह लो या फिर आप 5 + 4 कह लो, बात एक ही है। तो ये तुलना कर रहा है, इसको कहते हैं हम तुलनीय चिन्ह, तुलना बोधक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर पे आ जाता है आपका, 19 नंबर पे आ जाता है आपका समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक। 19 नंबर पे आ जाता है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। देखिए, समाप्ति सूचक चिन्ह होता है आपका जब भी कोई समाप्ति सूचक चिन्ह, जब भी कोई चैप्टर आपका खत्म होता है और चैप्टर के बिल्कुल पृष्ठ का, ये आपका पृष्ठ है बिल्कुल, और चैप्टर फिनिश हुआ तो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में इस प्रकार से आपका ये चिन्ह दिया होता है, इसको कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। यानी कि ये हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया है या हमारी बुक बिल्कुल फिनिश हो गई है। जब भी कोई बुक आप देखते होंगे, बुक के पीछे लास्ट वाले पेज पे इस प्रकार का चिन्ह आपका दिया होता है, इसका अर्थ यही होता है समाप्ति सूचक चिन्ह, कि अब इससे आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस बुक, ये बुक जो है आपकी यहीं पर समाप्त हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। अब बात करते हैं नंबर 20 की, निर्देशक चिन्ह। क्या होता है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की बात करें, देखिए निर्देशक चिन्ह नंबर 20, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का आकार इस प्रकार से होता है। निर्देशक चिन्ह जो आपका संयोजक चिन्ह था, जो विलोम शब्दों में लगता था, विलोम शब्दों में प्रयोग होता था, उससे थोड़ा लंबा, संयोजक से थोड़ा लंबा होता है। इसकी जो लंबाई होती है संयोजक चिन्ह से थोड़ी अधिक होती है। और इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग भी एक, जैसे हम इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं डैश के रूप में करते हैं, स्पेस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं संयोजक चिन्ह। ये थोड़ा
संयोजक से थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है, इसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। अब बात करते हैं, एक चिन्ह आता है आपके पास में उपविराम, उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह या फिर इसको कहा जाता है विसर्ग, जिसे आप इस प्रकार से देखते होंगे, उपविराम या विसर्ग चिन्ह। इसको कामता प्रसाद गुरुजी ने, कामता प्रसाद गुरुजी ने इसको क्या किया है, कामता प्रसाद गुरुजी ने इसको विराम चिन्ह नहीं माना है। कामता प्रसाद गुरुजी ने कौन से चिन्ह को विराम चिन्ह नहीं माना है, विसर्ग को, या फिर कह सकते हैं उपविराम चिन्ह को जो है विराम चिन्ह नहीं माना है। अब ये हो गई बात आपकी यहाँ तक। 20 चिन्ह मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिए हैं, 20 के 20 चिन्ह, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें मैं एक पॉइंट और नोट करना चाहता हूँ। पूछा जाता है कि एक चिन्ह तो मैंने बता दिया आपको कि ये आपका संस्कृत से लिया गया, सॉरी हिंदी भाषा का ही है अपना खुद का, बाकी जो 19 चिन्ह हैं ये आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। किस भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा के ये सभी चिन्ह हैं जिनका प्रयोग किया गया है। तो ये आज आपका चिन्हों का चैप्टर का जो है कंप्लीट हो जाता है। कल इनका प्रयास करेंगे कि जो है बोर्ड पे ही आपका टेस्ट लिया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।